हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैं सिद्धार्थ पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। आज का जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो 18 फरवरी 2024 को शिफ्ट नंबर 2 में हुआ। और ये जो मैथ की पीवाई की सीरीज आपकी चल रही है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लगभग 450-500 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही करता है, ठीक है, वो पीवाई क्यू बेस्ड लगाता है और आपको भी पीवाई क्यू लगा के जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगे कि हम कहाँ पे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ने से या बहुत सरल पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप पीवाई क्यू लगाएं और पता करें अपनी तैयारी कहाँ है। दूसरा क्या है कि जब आपको पता लगेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है, आप इस क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, तो अपना क्वेश्चन आप जाके वही चैप्टर रिवाइज कर लें। सपोज दैट आपको परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, नहीं बन रहे, तो आप जाएँ परसेंटेज के जितने भी टाइप हैं सारे अपना रिवाइज कर लें जाके, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है, जिस भी सोर्स से पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका इसलिए पीवाई को लगाना बहुत जरूरी है। अपने आप को वही है कि अंधकार में मत रखें, क्वेश्चन लगाएं ताकि हमें समझ में आए कि हमारे क्वेश्चन बन कितने रहे हैं। और मैथ एक वही है कि 100% स्कोर लाने वाला सेक्शन है। मैंने भी जब भी पेपर दिया, चाहे यूपीएसआई का हुआ चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम मैंने दिया, मेरा मैथ और रीजनिंग जो रहा वो 100% स्कोर रहा है। और उसी दम पे जब भी मैंने पेपर निकाला तो उसी के दम पे निकाला। तो वही है कि मैथ एक सेक्शन ऐसा है जहाँ से हम भैया कि अगर आपका बहुत मैथ कमजोर है तब भी आप कम से कम ये 450-500 क्वेश्चन तो ला के जाएँ, ताकि आपको ये सेम रिपीट हो के आप वहाँ मिलेंगे। इसलिए डरें मत, सीखें आप। और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, ताकि आपका मैथ बहुत कमजोर है तब भी आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। बस यही आपको पेपर में मिलेंगे, आप करके निकल आना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 7 की पावर 7 को हम कह रहा है 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो कैसे निकालते हैं शेषफल, फिर में मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। तो उसको क्या करते हैं, हम इसको हम 8 की फॉर्म में तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें वो देखना नंबर जो 4 से कटे। तो मैंने इसे अगर मैं लिखूँ तो 8 - 1 लिख सकता हूँ, ये भी तो 7 ही हुआ ना, ठीक है। अगर मैं इसे 4 से विभाजित करूँगा तो ये अलग अलग है, तो ये 4 से ये 8 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, माइनस की 1 की पावर 7 की पावर 4। अब एक बताइए, माइनस की 1 की पावर 7 करें या माइनस पावर अगर 5 करें, तो माइनस तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, 1 की पावर कितना भी करें 1 रहेगा। और 1 की पावर अगर ऑड होती है तो जैसे -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 रहेगा। अगर यही -1 की पावर अगर इवन होती तो क्या हो जाता, तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है -1 की पावर ऑड है 7 है, तो क्या रहेगा हमारा ऊपर आएगा -1। अगर हम इसे 4 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास एक तो ऑप्शन क्या है, एक तो रिमाइंडर आपका क्या बन रहा है, रिमाइंडर 4 से कटेगा नहीं तो -1 बन रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन माइनस में है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब रिमाइंडर हमारे पास माइनस में आए तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस वाले से घटा देते हैं, मतलब 4 से घटा देंगे। तो 4 - 1 किया तो कितना आया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 3। यही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो गया। तो सिंपल कितना हो गया 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें दिया गया क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है ये, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व आउट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिवाइड बाई, ओके। क्या है ऐसे नोट कर लें, 15 + 21 गुणा √9 माइनस का 2 प्लस का 5 और डिवाइड बाई 2, ओके। तो सॉल्व आउट किया मैंने, 15 प्लस के 21 हैं ये, ठीक है, 21 कितना है 21 है इनटू। अब देखिए ये रूट खुला तो कितना आ गया 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, माइनस का 2 प्लस के 5, अब ये डिवाइड बाई कितना है 2, ओके। अब देखिए 15 + 21 गुणा, अगर 3 और 5 हमने जोड़ा कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया कितना 6। अब ये पूरे का डिवाइड बाई कितना है 2, तो 2 से मैंने काटा, 2 × 6, तो ये कितना हो गया, कितनी है 63। तो 15 प्लस का कितना हो गया 63, तो 5 3 कितना होता है 8 और 6 1 7। तो आपका आंसर कितना हो गया 78। आसान सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया रहा है, यही बस जोड़ना घटाना है। तो क्या है, हमें दिया गया है 31.004, तो प्लस वाले हम एक तरफ लिख लें पहले, 0.7034, और प्लस का कौन सा है, और हमारे पास प्लस का क्या है 0.3, तो पॉइंट
3, तो हमने इसे 4 टाइम कर लिया, ठीक है, आगे 0 बढ़ा लिया। इसको कितना हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि 0.3 है ना, तो आगे 0 लिख सकते हैं हम, कितना भी बढ़ा लें। अब देखिए, तो हमने क्या किया, प्लस वाले एक तरफ ले लिए, तो मैंने ऐड किया इन्हें, तो 4 4 3 7 0 और 7 3 कितने, और 10 कि 0 हाथ से लगी 1, तो कितना हो गया 32 हो गया। अब क्या है, मुझे अगर माइनस वाली चेक करना तो मैं माइनस वाले एक तरफ लिख लूँ, तो माइनस का क्या क्या है हमारे पास, माइनस क्या है 4.98, उसके बाद कितना है 7.6 और ये क्या है माइनस का 2, तो 0.00 आ गया। इसका ऐड किया मैंने, ये कितने हो गए 8 9 6 15 5 हाथ से लगी 1 5 7 5 12 और 2 14, तो 14.58 मुझे इसमें इससे क्या है माइनस करने, तो मैंने घटाया कितना 14.58, दशमलव के बाद कितना 0 बढ़ाने कोई दिक्कत, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ हल्का सा। अब देखिए यहाँ से मैंने जब घटाया तो क्या मिला हमें 4 आ गया, 7 आ गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा 1, 10 में 8 गया 2, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 11 बचा, 1 रह गया, तो 31 रह गया ना, 1 उधर चला गया, तो 11 में से 7 गया 4, सॉरी 11 में से 4 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 17.4274, 17.4274। आसान से क्वेश्चन है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो कितना है 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। लास्ट क्लास में बता चुका मैं तुम आपको, ठीक है। तो हमें पहली संख्या क्या दी गई, इसमें एक संख्या हमें कितनी दी गई 77, ठीक है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम कितना दिया गया, हमें एलसीएम दिया गया 609, कितना है 609, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा कितना है 11, तो 11 से काटा, 11 से 77, 7 से काटा मैंने, 7 8 56, बचा कितना 4, तो 7 7 49, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, वो कितनी आ गई 87। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि को अवय वीणा चंदन और दिव्या के बीच 5:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना है। देखो अवय बीना चंदन दिव्या 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो चंदन जो है दिव्या से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 500, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो हमसे कह रहा तो बीना का हिस्सा कितना है, बीना का है कितना 2, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं के मूल्य में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। हमसे कह रहा है, हमें फ्रैक्शन दी गई 6 से 1/4% कमी के कारण जो है एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद लेता है, क्योंकि गेहूँ की कीमत कम हो गई, तो भैया कि उसे वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा। बात ही समझिए, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और गेहूँ 20 रुपये है, गेहूँ 25 रुपये है, तो 100 रुपये आपके पास थे, तो आपने 25 हिसाब से 25 चौकू 4 किलो गेहूँ खरीद लाए आप। लेकिन भाई गेहूँ की कीमत अब 20 रुपये हो गई, आपके पास 100 रुपये अभी भी उतने ही हैं, तो क्या है 20 25 100, तो अगर कीमत अगर 5 रुपये कम हो गई 20 रुपये हो गई, तो भैया 20 25 100, तो गेहूँ जहाँ पहले 4 किलो आ रहे तब गेहूँ 5 किलो आ रहे, समझ रहे। क्योंकि भैया अमाउंट आपके पास अगर सेम है भाई, तो हमसे यहाँ पे क्या रहा है 135 रुपये में 1 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद ले रहा है। तो अब देखिए, तो 6 से 1/4% की फ्रैक्शन हमने निकाली, तो कितनी आ गई 6 चौक 24 25/4% 0 बढ़ाया, तो हमारे पास आ गया 25 चौक 100, तो कितना आ गया 1/16। तो हमें पता लगी क्या कीमत कम हो रही है, कितनी कम हो रही है 1/16 फ्रैक्शन है, तो 16 से कीमत कितनी हो गई 15। अगर कीमत कम हो रही है, अब देखिए अगर अमाउंट सेम है तो कीमत कम है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। अगर कहिए कीमत अगर 16 से 15 हो गई है, तो वस्तु का जो वेटेज है वो कितना हो जाएगा, वो 15 से 16 हो जाएगा। मतलब जो चीज़ पहले कम मिल रही थी वो ज़्यादा मिलने लगेगी। तो क्या हो गया, कीमत अगर 16 से 15 हो गई है, मतलब एक कम हो गई, तो इसका जो वो है वेटेज है वो क्या हो गया 15 से 16 हो गया, ठीक है, वो बढ़ गया। अब वही हमसे कह रहा है 1 किलोग्राम बढ़ गया, कब 135 रुपये में 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो हमें से डिफरेंट एक का या 1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो जिसके पास जो 15 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा था 135 रुपये में,
अब कितने खरीदने लगा, 16 किलोग्राम। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत बताइए। तो इसका मतलब 135 रुपये में, जहाँ पहले कितना खरीद रहा था 15 किलो, तो मूल कीमत कितनी आ गई, 15 निम्मा 135, तो कितनी आ गई 9 रुपये। भाई अगर हमसे ये कह रहा था अब बढ़ी हुई कीमत बताइए, सॉरी कम हुई कीमत बताइए, तो कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब 135 रुपये में कितना 16 किलोग्राम खरीदने लगा है। ठीक है, तो 16 से हम भाग कर देंगे, समझ गए। अच्छा, आप में बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, पता क्या, कि 16 से 15 ले लिया या 15 16 ले लिया। अब यहाँ तो क्या है, देखो एक की वैल्यू एक आ गई तो निकल आया। ये पता हम इसलिए मानते हैं क्योंकि पता क्या है, देखो यहाँ पे देखो, कोई चीज़ जैसे मान लो आपके पास 12 रुपये हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 रुपये किलोग्राम गेहूँ लेने हैं, तो गेहूँ कितना आ गए 4 किलोग्राम आ गए, वजन कितना हो गया 4 किलोग्राम हो गया 3 रुपये के हिसाब से। भाई रुपये आपके पास अमाउंट अभी भी सेम है, और आपको क्या है, अब जो वो है रुपये बढ़ गए, रुपये 1 किलोग्राम मान लो 4 रुपये हो गया आप, तो वजन कितना आ गया 3। तो ये इसका उल्टा हो गया, अगर भैया कि अमाउंट बढ़ा तो वजन कम हो गया। ठीक है, अमाउंट कम हुआ तो वजन बढ़ गया, तो इस प्रकार ये बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कभी कभार क्या होता है कि यहाँ फ्रैक्शन जैसे एक की वैल्यू एक आ गई, कभी कभार नहीं बनता, तो पता है इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम इसका जो प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का गुणा होता है वो इक्वल होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे 15 का गुणा 16, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया एक तरीके का, जो इन दोनों का गुणा हमें इक्वल मिल रहा है। आप अगर कुछ और भी मानेंगे ना इसकी जगह पे, फ्रैक्शन बस चेंज ना हो, अगर कुछ और भी मानेंगे अपने हिसाब से, मान लो यहाँ पे 16 की जगह मैं 32 मान लूँ, 15 की जगह 30 मान लूँ, तब भी ये 1/16 ही बढ़ रहा है, मतलब 6 से 1/4% की कमी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 32 मान लूँ, यहाँ पे 30 मान लूँ, तो तब भी यहाँ पे सेम ही निकल के आएगा, समझ रहे मानने के लिए। लेकिन हम वो मानते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को कम कर पाए, बात समझ रहे। यहाँ पे मैं अगर 16,000 मान लूँ, यहाँ पे 15,000 मान लूँ, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। बट हो जाएगा क्या, यहाँ पे अगर मैंने 15,000 मान लिया, यहाँ पे 16,000 मान लिया, फिर यहाँ पे मुझे भैया कि 1,000 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो बहुत हमें फिर आपको भैया कि कैलकुलेशन हमारी फंस जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, एक विक्रेता 10 रुपये में 6 केली खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रहा है, 10 रुपये में कितना खरीद रहा है, 6 केली खरीद रहा है, और क्या कह रहा है 6 रुपये में 4 केले बेच दे रहा है। तो हमसे पूछा उसका लाभ या हानि बताइए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको केले बराबर कर लूँ। तो मैंने मान लिया अगर यहाँ पे 6 है, मैंने इसको 3 का गुना 2 का किया, 6 दूनी 12 है, इसमें 3 का किया, तो कितना हो गया 4 3 12 है। तो अब मैंने गुणा किया तो कितना हो गया 20 रुपये में हमें कितने मिल रहे 12 केले। वहीं क्या कर रहा है, ये 12 केले बेच कितने में रहा, 4 3 12 केले बेच रहा कितने में, तिछक 18 रुपये में। तो हमें पता लगा कि जो चीज़ 20 की ला रहा है ये 18 में बेचा, इसका मतलब 2 की लॉस उठा रहा है, ये कितने पे 20 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%, तो लॉस कितने का हो रहा है 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का रेट उतार देगी। अच्छा, अब देखिए इंस्टॉलमेंट में होता क्या है, आसानी समझिए। पता क्या है, अगर सोचो आप कि इसने, मैंने मान लिया इसने 100 रुपये लिए ब्याज पे, ठीक है। अब क्या है 3 वर्षों में इसे रुपये चुकाने कितने 1260, 12% की दर पे मैंने मान लिया इसने 100 रुपये लिए, मुझे नहीं पता अमाउंट कितने लिए, मैंने 100 मान लिया, 100 रुपये के हिसाब से इसने क्या है 100 रुपये लिए इसने, और 12% हिसाब से इसे 3 वर्षों में चुकता करना है। अब बताइए, अब इसने ये साल लिए तो अब ब्याज यदि देगा तो 2 साल का ब्याज देगा 100 रुपये पे, ठीक है। तो इसने 100 रुपये पे 2 साल का ब्याज कितना दे दिया 12% हिसाब से, 1 साल का अगर 12 है तो 2 साल कितना हो गया 24, ठीक है। अब ये नेक्स्ट किस्त के लिए, तो इसने मान लो 100 रुपये से और देने, उस पर ब्याज कितना लेगा, उस पर अब 1 साल निकल गई, अब 1 साल बची, तो उस पर कितना लेगा 1 साल का लेगा कितना 12 रुपये, और लास्ट ईयर क्या है कि 100 रुपये दे देगा और इसका किस्त पूरी चुकता हो जाएगी। तो इसकी टोटल इसने रुपये कितना चुकाया, तो 100 कितना हो गया 300, और 24 और 12 कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 336। ये एक्चुअल में 336 रुपये चुका रहा है हमारे हिसाब से, मैंने 100 माना इस वजह से, लेकिन ये इसने चुकाया कितने 1260 रुपये, कितने 1260। तो मैंने इसे काटना शुरू किया तो क्या है 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, ठीक है, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, तो कितना हो गया 84। उसके बाद ऐसे मैंने काटा 4 त्यों 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 पना 35, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे काटा, इसको छोटा कर लो रहा, 3 से काटा मैं 3 चौक 12 और 15 दियो 45, तो मुझे पता लगा एक की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 15/4।
भाई क्या है कि किस्त ये 3 बार में चुका रहा है ना, तो मैंने किस्त मानी 100 रुपये की, ठीक है। तो अब क्या है, तो 100 की वैल्यू निकालनी मुझे, तो 100 की वैल्यू निकाली मैंने, 4 से काटा 25, तो 15 × 25 कितना हो गया, 15 × 5 5 यहाँ से लेके 7, 15 × 30 और 7 कितना हो गया 37। तो ये प्रत्येक जो किस्त इससे चुकानी होगी वो कितनी, 375 रुपये चुकानी। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अब दोबारा समझिए। मैंने मान लिया कि अपनी तरफ से ये हर बार 100 रुपये की किस्त चुका रहा है, क्योंकि 3 किस्तों में से रुपये चुकाने हैं, तो मैंने मान लिया 100 रुपये किस्त चुका रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे छोड़िए, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम दूसरी तरीके से समझिए। वो क्या है, वो तरीका ये है, मैं ये मान लो कि इसने 100 रुपये लोन लिया, हर महीने ये मतलब हर साल ही 100 रुपये का लोन ले रहा है। अब अगर इसने 100 रुपये का लोन लिया है, तो अब भैया कि अगर 3 साल बाद इसे चुकाना होगा तो इसे कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो 12% हिसाब से इसे 2 साल में इसे ब्याज देना होगा, ठीक है। 2 साल पे ब्याज लगेगा इसे। तो इसने 100 रुपये लिए भाई, और 2 साल पे ब्याज चुका के इसने 124 रुपये दे दिए, ठीक है। उसके बाद अगली साल इसने फिर 100 रुपये लिए, अब इसे अब तो 2 साल बाद चुकाना होगा, तो 1 साल का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसने 12 रुपये चुका के 112 रुपये दे दिए। लास्ट में क्या है, इसने 100 रुपये ब्याज लिया और 100 रुपये चुका दिया, क्योंकि लास्ट के 1 साल का मतलब भैया कि अब ब्याज तो जब लगेगा ना 1 साल होगा, तो वो हुआ नहीं, तो 100 रुपये इसने ब्याज चुका दिया। तो वो टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 336 रुपये। यही हमसे कह रहा है कि 3 बराबर किस्तों में अगर चुकाना है तो 1260 रुपये चुका रहा है, तो 336 की वैल्यू 1260 आ गई, तो हमें पता लग गया एक की वैल्यू 15/4 है। तो अगर मुझसे पूछ रहा सेम किस्त चुकानी होगी तो वो कितने रुपये की होगी, तो वो हो जाएगी हमारी 375 रुपये की। यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकाल ली है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मनन एक व्यवसाय को 76,000 का निवेश करता है। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ता है। अब बात समझिए, देखो पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ से जो प्रॉफिट होता है मैंने आपको बताया वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आपने पैसा कितना लगाया और कितने महीने के लिए या कितने टाइम के लिए लगाया। अभी बात बताइए, अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो, तो हम क्या प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो टाइम निकल आया हमारा। बात समझ रहे। तो अब जो रेशियो बनेगा किसी भी 2 लोगों में, तो वो किसका बनेगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, भाई इसी क्वेश्चन में वैसे ही हमसे क्या कह रहा है, हमें दिया गया 76,000 रुपये के साथ मनन ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद कुछ महीने बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसमें जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है वो क्या है, 2:1 में है। तो मनन और जो विवेक का लाभ है वो क्या है, 2:1 में है। अगर हमें वही है कि टाइम निकालना है, तो हमने क्या किया, इनके जैसे यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट था ना लाभ में ही, तो हमने इन्वेस्टमेंट का डिवाइड किया, वही हम यहाँ पे कर देंगे ताकि हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो हमने देखा क्या, 76,000, तो मैंने यहाँ पे 76 लिख लिया, यहाँ पे कितना 57 बटे में, तो काटा, तो क्या हो गया 19 तियाँ 57, 19 चौको 76, 2 से काटा 2 2 4, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1/2 अनुपात 1/3, तो वो कितना हो गया 3:2। तो ये किसका रेशियो आ गया, ये आ गया हमारे पास टाइम का रेशियो। अगर इसने 3:2 में टाइम लगाया, अगर ये लेकिन मनन तो पूरे 12 महीने रहा ना, तो इसका मतलब अगर इसको 12 बनाने के लिए मैंने 4 का गुणा किया, तो 4 × 12, तो 4 दूनी 8, तो मुझे पता लगा मनन का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ 12 महीने के लिए हुआ। भाई विवेक ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 8 महीने के लिए। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ता है, इसका मतलब विवेक लास्ट के 8 महीने रहा, तो इसका मतलब 4 महीने बाद आया। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए मुझे, एवरेज में आपने पढ़ा होगा, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 17वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है, 17वीं में बना रहा है वो कितने 97 रन, ठीक है। तो औसत कितना बढ़ा, 3 बढ़ रहा है। 3 मतलब 17 पे बढ़ गया 3, आप समझो। अगर 3 औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब 17वीं पारी में सबका 3 बढ़ गया, तो इसका मतलब बढ़ा कितना, 17 × 3, तो मुझे पता लग गया 51, तो ये बढ़ गया। तो औसत हमसे पूछा 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो 16वीं पारी तक उसका औसत कितना होगा ये हम निकाल लें। तो मैंने निकालने के लिए क्या किया, देखो एक बात समझो, 16वीं पारी तक जितना औसत होगा उतना तो उसने रन बनाए होंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा रन बनाए जिसकी वजह से 3 रन बढ़ा। देखो 16वीं पारी तक जितना औसत था उतने तो उसने रन बनाए, तब तो नहीं, तब तो इक्वल ही रहा होगा। लेकिन जब इसने इतने रन बनाए कि 3 हर पे बढ़ा है,
तो मतलब 17 लोगों पे 3 बढ़ा है, 17 पारी पे 3 बढ़ा है, तो 17 से 51 बढ़ गया। इसका मतलब 16 पारी तक कितना था, अगर मैंने इसमें माइनस कर दूंगा तो 17, 7 में से गया 6 और 9 में से 5 गया 4। इसका मतलब था 16वीं पारी तक इसका औसत था क्या था 46। आप समझो 16वीं पारी तक 46 रन थे, तो इसने क्या 17वीं पारी में पहले 46 बनाए, उसके बाद क्या अभी इक्वल हो गया, लेकिन इसने 97 रन बनाए, इसका मतलब 51 रन इसने एक्स्ट्रा बना दिए, जिसकी वजह से क्या है कि 17 पारी पर 3-3 बढ़ गया औसत। क्लियर। तो हमसे कह रहा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। अभी तक 16वीं पारी तक तो 46 था, 3 और बढ़ गया तो कितना हो गया 49। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अगर आपको इसमें समझ में दिक्कत आ रही तो क्या है, इसका लेंथी मेथड है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे है वो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो पता है कैसे किया, मैंने मान लिया कि 16 पारी तक इसका औसत कितना था x, 16 गुणा x, ओके 16 गुणा x। उसके बाद इसने 17वीं पारी में रन कितने बनाए 97। अब ये रन इसका अमाउंट जो टोटल हो गया वो कितना हो गया 17वीं पारी तक हो गया, और 17वीं पारी में बताओ 16 पारी तक तो x था, तो 17 पारी का टोटल कितना हो गया 17x और प्लस का कितना बढ़ गया 3। तो यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो आपके जो x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 16वीं पारी तक का क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, मतलब 16 पारी का एवरेज आ जाएगा। x हमने क्या माना, जो 16 पारी तक का एवरेज है वही माना हमने, और 17वीं पारी में क्या है कि 3 बढ़ गया, तो 17 का योग कितना हो गया, यहाँ से x निकाल के आप सॉल्व आउट कर लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 30 आदमी एक कार को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन है, 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद, इसका मतलब 30 आदमी ने 6 दिन तो काम किया, उसके बाद क्या होता है 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है 30 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए, अब आदमी हो गए 45। तो हमसे कह रहा है अब उन्हें शेष कार्य, ये काम तो इतना हो गया, तो शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, इसका मतलब x दिन हमने मान लिए। तो हमने इसे सॉल्व आउट किया, 16 3 48 कितना हो गया 480, और 36 18 180 इधर आ गया माइनस के, और ये कितना हो गया 45x। तो 180 माइनस का क्या कितना बचा 300, तो 45x कितना हो गया 300, मैंने काटा इसे 15 से काटा, 15 3 45, 15 दूनी 30, तो x कितना आ गया 20/3। यही हमसे पूछ रहा है कि अब उन्हें शेष कार्य पूरे करने में कितने दिन लगेंगे, तो वो कितने लगेंगे 20/3, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9 12 15 18 की जो ये समांतर श्रेणी दी गई 87 तक, तो हमसे पूछ रहा है श्रृंखला में कितने पद हैं। तो आप देखो मैंने आपको अभी तक बता चुका, देखो एक तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, टोटल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास पहला टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको पास पता है तब भी आप टोटल टर्म निकालने हैं, तो आप क्या निकालेंगे, तो आप करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंट प्लस 1। तो हम रखेंगे क्या, लास्ट टर्म कितना है 87, फर्स्ट टर्म कितना है 9, डिफरेंट कितना है 3 का, क्योंकि 9 3 12 है, 3 15 3 3 बढ़ रहा है, प्लस 1। तो कितना हो गया 87 में से 9 गया कितना बता, 17 में से 9 गया 8, तो 78/3 प्लस 1। तो हमने काटा कितना 3 दूनी 6, 3 18 और प्लस 1 कितना हो गया 27। तो टोटल टर्म कितने हो गए, कुल पद कितने हो गए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक वर्ग ये है जिसका परिमाप कितना दिया गया 52, भाई हमें दूसरा वर्ग दिया गया उसका परिमाप कितना दिया गया 20। तो परिमाप होता क्या 4a, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है a, परिमाप होता क्या 4 और भुजाओं का योग, तो कितना हो गया 4a कितना है 52। तो यहाँ से a कितना मिल गया, a मिल गया हमें कितना 13। अच्छा वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1 स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 169। तो हमें पहले वर्ग का परिमाप तो हमें 52 दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया 169। भाई दूसरे वर्ग की बात करें जिसका परिमाप हमें कितना दिया गया 20, तो 4a बराबर कितना दिया गया हमें 20। तो यहाँ से a कितना आ गया 5। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा a स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 25, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, अंतर के बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा
एक तो कितना क्षेत्रफल आ गया 169, दूसरे का कितना आ गया 25, इन दोनों का अंतर में निकाला कितना आ गया 144, कि 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 144। अगर तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 144, क्षेत्रफल का मतलब कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 144, ए कितना आ गया, तो ए आ गया कितना 12। अगर भुजा 12 आ गई तो हमसे पूछ रहा है तीसरे जो वर्ग है उसकी परिमाप कितना होगा, हमसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करने को बोल रहा है, तो परिमाप कितना हो गया, तो वो होता है 4a, तो 12 चाकू कितना हो गया 48, तो 48 क्या हो गया इसका परिमाप, तो यही आपका आंसर हो गया। वर्ग के बारे में जानिए, स्क्वायर जो होता है क्या है, स्क्वायर देखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर की तरह बने अभी, 1 मिनट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो भुजा होती है वो क्या होती है, सारी भुजा बराबर होती है स्क्वायर की, ठीक है। उसका इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √2a, ओके, क्योंकि 90 डिग्री होता है ये एंगल, तो वहाँ से पाइथागोरस लग जाएगी, ए स्क्वायर तो √2a हो गया। उसका इसका देखो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर जो इसका होता है वो क्या होता है 4a। भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका साइड स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √2a। इतनी बातें स्क्वायर में याद रखिए, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, ठीक है। तो एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कितनी होगी 9, और 15 मिनट में पुल पार करता है। हमें जो ऑप्शन दिया गया मीटर में दिया गया, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 9 किलोमीटर को हमने 5/18 किया भाग गुणा किया, और दूरी कितनी है डिस्टेंस निकालनी है हमें 15 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो कितना आ गया 60 का गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ से काटा 9 दूनी 18, 2 से काटा 30, तो कितना हो गया, ये हो गया कितना 15 3 45, 450, ये 5 का गुणा इसमें होगा 5, डिस्टेंस कितनी आ गई, तो हमें जो डिस्टेंस मिली वो कितनी आ गई 0 55 25 5 यहाँ से लगी 2 5 को 20 और 2 22, तो कितना हो गया 2250, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो जनवरी से अप्रैल तक किसमें, एस द्वारा, तो एस कहाँ है ये, और जनवरी से अप्रैल तक, तो दो जनवरी में कितना था 85, अप्रैल में कितना हो गया 140, तो कितनी वृद्धि हुई, तो 140 से अगर मैं 85 हटाऊंगा तो कितना मिला हमें, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 13 में से 8 गया 5, तो मुझे पता लगा 55 की वृद्धि हो रही कितने पे 85 से वृद्धि हुई, तो 85 बेस वैल्यू इंटू 100, तो 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 17, तो ये हो कितना गया, ये हो गया ऊपर कितना हो गया, हल्का से इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया 1100 डिवाइड बाई 17, तो 17 छिक्का कितना होता है 102, बचा कितना 8, 80 हो गया, तो 17 छिक्का 102, सॉरी तो 8 हो गया, 8 बचा 80 हो गया, तो 17 चौको 68, तो 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्या आएगा 64.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च अप्रैल और मई में टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, टी की बात है एक तो, और मार्च में कितना 120, अप्रैल में कितना 165, और मई में कितना 165, तो हमने ऐड किया कितना हो गया, 5 में 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 6 6 12 और 2 14, 1 15 यहाँ से लगी 1, तो 450, तो 450 का एक्चुअल में हमसे क्या 32% निकलवा रहा है, क्योंकि 32% माइल्ड स्टील से बने थे, और मार्च अप्रैल मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या है, तो 32% ही निकालनी है मुझे, ठीक है। तो हमने 32% निकाला, 0 से 0 खत्म, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 से काटा 16, और 16 नंबर कितना हो गया 144, तो कितना आंसर हो गया आपका 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। फरवरी में, एक तो क्या है फरवरी में, ठीक है, और पी कितना 155, एस कितना 110, और टी कितना 90, तो बेचे गए इनका औसत निकालना, तो हमने योग कर लें, तो योग कितना हो गया 155, 110 कितना हो गया 265, तो 265 और 90 कितना हो गया 355, ठीक है। तो 355 का हमसे औसत निकालने के लिए 3 है, तो 3 से हमने काटा, 3 एकम 3 बचा कितना 1, सॉरी 5, तो 3 एकम 3 बचा कितना 2, तो
25 हो गया, 3 8 24, तो लगभग 118 के समथिंग आएगा। तो अनुमानित पूछा कि 118 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में समान कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। देखो मार्च में क्या है, मार्च में किसका, पी और आर का, पी और आर, तो पी और आर, तो मार्च में पी कितना है 180, आर कितना है 115, तो इनका योग कितना हो गया, कुल संख्या योग पूछा गया तो कितना हो गया 180 और 15 कितना हो गया 195, तो कितना हो गया 295। ठीक है, ये तो मार्च का हो गया। उसके बाद अप्रैल का क्या दे रहा है, अप्रैल का इन्हीं वर्षों का दे रहा है और कह रहा है इनका अनुपात बताइए। तो 160 और 240 कितना हो गया 400। ठीक है, ये अप्रैल का आ गया। तो हमसे कह रहा है इनका अनुपात बताइए, तो हमने 5 से काटा, तो 5 25, 4 5 45, 5 8 40, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 59। देखो एक आवाज़ संख्या है वो तो कटेगी नहीं, तो 59:80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी और मई में कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, जनवरी और मई में क्यू द्वारा, तो क्यू ये है जनवरी ये, और क्या है मई। ठीक है, उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। ठीक है, तो मई में ही क्या है, जनवरी और मई में क्या है किसका, आर द्वारा, तो 155 है, इसका कितना 130 है। कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, तो ठीक है हमने ऐड कर लिया, तो 80 और 120 कितना हो गया 200। वहीं क्या है 155 और 130 कितना हो गया 185, सॉरी 285। तो हमसे पूछा इनका डिफरेंट कितना हो गया, तो इनका डिफरेंट कितना हो गया 85। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 85। तो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।